हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 13 मार्च और 14 मार्च 2021 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक को अपना सपोर्ट दें और हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। अपनी लर्निंग बुक की फैमिली जितनी ही बड़ी होगी, हम आपके लिए उतना ही अधिक और भी नॉलेजेबल वीडियोस को प्रोवाइड करा सकेंगे। जो नए व्यूअर्स चैनल से आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई नॉलेजेबल वीडियोस चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष लगभग कितना प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है। देखो, इसमें दोनों तरीके के खाद्य उत्पादन सम्मिलित किए गए हैं। एक तो जो स्टोर करने करते करते सड़ जाता है, यानी स्टोर करने पे ख़राब हो जाता है और वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिनको उनकी ज़रूरत है। और दूसरा कि कोई बड़ा फंक्शन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अनाज बर्बाद होता है और क्या होता है कि वो खाना बच जाता है बनने के बाद, फिर उसे फेंक दिया जाता है। इस तरीके से दोनों जो उत्पादन बर्बाद होते हैं उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 17%, अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो ये होता है 931 मिलियन टन, इतना खाद्यान्न उत्पादन प्रतिवर्ष बर्बाद होता है। और अगर बात की जाए माल नॉरिश्ड कितना प्रतिशत पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का, तो लगभग 11% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का माल नॉरिश्ड है, यानी कि उनको जितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है। ये संख्या है कुल 820 मिलियन लोगों की। पूरे विश्व में लगभग 820 मिलियन लोगों को प्रॉपर नॉरिशमेंट नहीं मिल पाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब कि भुखमरी का जो इंडेक्स बनाया गया है, उसमें हमारे भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पिछले वर्ष की कंपेयर में इस वर्ष थोड़ी अच्छी है। पिछले वर्ष भारत की स्थिति थी 117 देशों में, भारत भुखमरी के देशों की में 102वें स्थान पर था। और इस वर्ष 107 देश इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो भारत 94 रैंक पे है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि लगभग 17% खाद्य उत्पादन बर्बाद हो रहा है। 11% लोग पूरे वर्ल्ड में माल नॉरिश्ड हैं, यानी कि वो उनको जितना प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इस वर्ष भारत की रैंक 94 है 107 देशों में। और बात करें अगर कुपोषण की, तो भारत की कुल 14% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। देखो, पहले तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा कि बुर्का या नकाब एक चीज़ होती है और हिजाब अलग चीज़ होती है। तो बुर्का पहनने या नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है किसी भी देश के द्वारा, ना कि हिजाब। आपको मैं फिगर के द्वारा इसको समझा देता हूँ, आप देख लो तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो, ये हिजाब है। हिजाब में क्या है कि जो फेस होता है वो पूरी तरीके से ओपन होता है, और जो मुस्लिम फीमेल्स होती हैं ये अपने पूरे सर को ढक के रखती हैं, और पूरा जो इनका बॉडी है वो तो कवर होता ही है, साथ में साथ सर भी कवर होता है, लेकिन फेस पूरी तरीके से ओपन होता है। तो आप देख रहे होंगे कि हिजाब में पूरा सर ढका हुआ है लेकिन फेस ओपन है। और बात करते हैं नकाब की। देखो, अब ये नकाब है, इसमें पूरा 100% बॉडी कवर होती है कपड़े से, सिर्फ और सिर्फ आंखें दिखती हैं इसमें। तो जो भी कंट्री है, इसने देखो नकाब और बुर्खा ये एक ही चीज़ होती है। तो हिजाब पे किसी भी देश ने प्रतिबंध नहीं लगाया है, सिर्फ नकाब और बुर्खा पर देशों के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। ये पहला क्वेश्चन पे हम अभी वापस आते हैं, फिर इस पे आगे डिस्कस करेंगे। तो होप कि आपको नकाब, हिजाब और बुर्खा में अंतर पता चल गया होगा। हिजाब अलग चीज़ है और नकाब और बुर्खा ये एक ही चीज़ है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने से रोक लगाने वाला देश जो अभी लेटेस्ट बना है ये है स्विट्ज़रलैंड। ऐसा नहीं है कि स्विट्ज़रलैंड पहला ऐसा देश है जिसने बुर्का पहनने पर रोक लगाया है। इससे पहले कुल 16 कंट्रियों ने बुर्का पहनने पर रोक लगाया है। और जिनमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, लाताविया, नीदरलैंड
अगर बात करें यूरोपियन कंट्री में, कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिसने सबसे पहले बुर्खा या नकाब पहनने पर रोक लगाया था, तो वो कंट्री थी फ्रांस। 2011 में ही फ्रांस ने अपने वहाँ पे नकाब या बुर्खा पहनने से रोक लगा दिया था। हालांकि किसी भी कंट्री ने हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाया है, सिर्फ नकाब या बुर्खा पहनने पर रोक लगाया है। तो लेटेस्ट में ये स्विट्ज़रलैंड बना देश जिसने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने से रोक लगा दिया है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है। गैरसैंण को अगर आपको पता होगा तो गैरसैंण ये कैपिटल है उत्तराखंड की समर के सीज़न की। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो इसका आंसर कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये तीसरा मंडल होगा, कुमायूं गढ़वाल के बाद गैरसैंण ये तीसरा मंडल हो जाएगा उत्तराखंड का। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है तीरथ सिंह रावत। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और उनके स्थान पे तीरथ सिंह रावत वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। वहाँ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बात करते हैं हम उत्तराखंड के कैपिटल की। उत्तराखंड में दो कैपिटल हैं, एक तो गैरसैंण जो कि समर के दिनों में होता है और दूसरा देहरादून जो कि विंटर के टाइम पे होता है। उत्तराखंड की दो कैपिटल है, समर के दिनों में गैरसैंण और विंटर के दिनों में देहरादून। और गवर्नर हैं वहाँ की बेबी रानी मौर्य। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है। ओडिशा देश के 112 सबसे अधिक प्रदूषित स्थलों में पहले स्थान पर है। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी। ओडिशा पूरे देश में सबसे अधिक जो 112 प्रदूषित स्थल हैं उनमें पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पे है दिल्ली। अभी कुछ दिन कल या परसों ही एक और लिस्ट जारी की गई है जिसमें कि पूरे विश्व का सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल हमारे दिल्ली को बताया गया। मतलब पूरे विश्व में जितनी राजधानियां हैं अलग अलग देशों की, उनमें सबसे प्रदूषित राजधानी हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली को बताया गया है। इसको कैसे हमारे जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने 112 प्रदूषित स्थलों को देखा है, उसको कूड़े कचरों में कितना अधिक विषैला और ख़तरनाक पदार्थ है, उनकी मात्रा कितनी है, इसी पैमाने को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस लिस्ट को जारी किया है जिसमें ओडिशा को पहला स्थान मिला है देश के 112 सबसे अधिक प्रदूषित स्थलों में, उत्तर प्रदेश को दूसरा और दिल्ली को तीसरा स्थान। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी किसे सौंप दी है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने ऋषि कट्टेल को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो अभी आपको याद होगा अगर तो हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था कि समाजवादी पार्टी के तरफ से भी केस किया गया था, क्योंकि एक समय ऐसा था कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, इन दोनों लोगों में कौन पार्टी का नेता है इसको लेके विवाद था। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। कुछ इसी तरीके से यहाँ भी विवाद था। केपी ओली शर्मा, पुष्प कमल दहल, इन दोनों के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी को चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कराने के बाद चुनाव आयोग से अपना इसका अधिकार ले लिया गया था। लेकिन इसको चुनौती दिया था ऋषि कट्टेल ने नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में। अब नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी ऋषि कट्टेल को दे दी है और जो चुनाव आयोग का फैसला था जिसमें केपी ओली शर्मा और पुष्प कमल दहल को कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी दी गई थी, उसे सिरे से खारिज कर दिया है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वीमेंस डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना जिसमें महिलाओं की भागीदारी
प्रॉपर रूप से सुनिश्चित की जा सके। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखो, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 8 मार्च को मनाया जाता है क्या, इंटरनेशनल वीमेंस डे, और 7 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे ये 7 अप्रैल इस पे प्रिंट हो गया है, ये बेसिकली अप्रैल नहीं है, ये मार्च है। तो एक दिन पहले, इंटरनेशनल वीमेंस डे के एक दिन पहले जन औषधि दिवस मनाया जाता है। ये हमारे नेशनल जन औषधि दिवस है। क्या है जन औषधि दिवस? देखो, दवाएं दो तरीके की होती हैं। एक तो पेटेंट दवाएं होती हैं। पेटेंट दवाएं मतलब कि इनको कोई कंपनी पेटेंट करती है। दूसरी होती है जेनरिक दवा। दोनों के प्रभाव में कुछ खास अंतर नहीं होता, लेकिन पेटेंट दवाएं जेनरिक दवाओं के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। तो सरकार द्वारा जेनरिक दवाओं के प्रति लोगों के मन में विश्वास पैदा करना और जेनरिक दवाओं को लेकर लोगों को जागरूक करना, इसी उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? जो लोग रेगुलर करंट अफेयर को कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन पहले कराया जा चुका है कि मैत्री सेतु ये बनाया गया है फेनी रिवर पे, जो कनेक्ट करेगा हमारे देश के त्रिपुरा को बांग्लादेश से। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, बांग्लादेश। त्रिपुरा से बांग्लादेश को कनेक्ट करने के लिए मैत्री सेतु का निर्माण किया गया है और ये फेनी रिवर पे किया गया है। इसका वर्चुअल तरीके से उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मैत्री सेतु। ये क्वेश्चन था कि भारत और किस देश के बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। अगर मोस्ट स्पेसिफिकली इसको बोलें तो भारत का त्रिपुरा कनेक्ट किया जाएगा बांग्लादेश से। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? गूगल ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन, यानी कि 8 मार्च के दिन। इसका नाम है वेमेन बिल वेब। देखो, यहाँ पे जो ये विल है ये WILL है, ना कि बिल वाला नहीं है, BILL, मतलब कि बिल का नहीं है, ये विल वाला है, WILL। वीमेन विल वेब को लॉन्च किया है गूगल ने। क्या है इसका मतलब? देखो, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा रहा है महिलाओं को, खास करके उद्यमी महिलाओं के लिए ये प्लेटफॉर्म है जो कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस करती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें मेंटरशिप दी जाएगी, यानी कि उनको सहायता प्रदान की जाएगी कि वो अपने बिजनेस को कैसे रन कर सकती हैं, और ये पूर्णतः फ्री होगा। मेंटरशिप और एक्सेलरेटर दोनों ही इस पे, मतलब कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करें और कैसे और तेज़ी से रन करें, साथ ही साथ अपने बिजनेस के जो प्रोडक्ट हैं वो भी आप कैसे सेल आउट करें, इन सबको फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सारी सुविधाएं फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी विमेन बिल वेब पे, जो कि गूगल द्वारा 8 मार्च इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन लॉन्च किया गया है, और ये खास करके हमारे देश की ग्रामीण महिलाओं के लिए है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी की इकाई ने गुजरात के कच्छ में कितने मेगावाट पवन ऊर्जा का संयंत्र चालू किया है? अडानी ग्रीन एनर्जी की इकाई ने गुजरात में 100 मेगावाट पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी का संयंत्र चालू किया है। इसके यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, 100 मेगावाट का विंड एनर्जी का संयंत्र चालू किया गया है अडानी ग्रीन एनर्जी की यूनिट के द्वारा। इससे अब कुल जो विंड एनर्जी का पावर है अडानी ग्रीन यूनिट के पास, वो 497 मेगावाट हो गया बढ़ के। पहले 397 था, फिर 100 मेगावाट और स्टार्ट किया गया, तो ये 497 हो गया कुल विंड एनर्जी की जो क्षमता है अडानी ग्रीन एनर्जी के पास। लेकिन अगर हम टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी की, तो ये है 14,815 मेगावाट। 14,815 मेगावाट ऊर्जा दी जाती है
अडानी ग्रीन एनर्जी की, ये गुजरात में। इसमें क्या है, देखो विंड एनर्जी के थ्रू 497 मेगावाट हो गया, फिर सोलर एनर्जी के थ्रू हो गया, फिर हाइड्रोलिटिक पावर एनर्जी के थ्रू हो गया। तो जितनी भी ग्रीन एनर्जी है, जो नॉन पोल्यूटेड एनर्जी है, उनके थ्रू अडानी ग्रीन एनर्जी 14,815 मेगावाट ऊर्जा देता है गुजरात को। यहाँ पे बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ विंड एनर्जी की, तो ये 100 मेगावाट है अभी जो लॉन्च की गई है। और टोटल विंड एनर्जी अडानी ग्रीन एनर्जी के पास अब हो गई है 497 मेगावाट। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया सरकार ने म्यांमार के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है। आपने देखा होगा और मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया था कि म्यांमार में जो म्यांमार की आर्मी थी, उसने म्यांमार की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। यानी आर्मी ने गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती अपने पद से हटा दिया। इन्हीं सब को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने म्यांमार के साथ जो रक्षा समझौते थे उन्हें रद्द कर दिया, क्योंकि सेना ने सरकार का ज़बरदस्ती तख्ता पलट किया है म्यांमार में। और सेना का ऐसा कहना था कि जो इलेक्शन हुए उसमें गवर्नमेंट ने धांधली करते हुए जीत हासिल की है, इसी वजह से वो इस तख्ता पलट को कर रहे हैं। और ये सब जो वहाँ पे उथल पुथल मची हुई है, उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो भी रक्षा समझौते थे म्यांमार के साथ उसे निलंबित कर दिया है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक हासिल किया? पीवी सिंधु को स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन में कांस्य पदक प्राप्त हुआ है, सॉरी रजत पदक प्राप्त हुआ है, सिल्वर मेडल। ये फाइनल तक पहुंची थी। फाइनल में जो विनर होता है उसे गोल्ड मेडल मिलता है, और जो फाइनल का मतलब जो विन नहीं कर पाता है, जो फाइनल का रनर होता है, उसे मिलता है सिल्वर मेडल। तो ये रनर थी फाइनल में पहुंचने के बाद। फाइनल में पीवी सिंधु को स्पेन की कैरोलिना मारिन ने हराया है। कैरोलिना मारिन को स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन का गोल्ड मेडल मिला, और ये विनर रही फाइनल की। हमारे देश की पीवी सिंधु ये रनर रही, इन्हें सिल्वर मेडल प्रदान किया गया। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। ये बैंक है HDFC। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। देखो क्या है, स्टार्टअप उन्नति के थ्रू जो महिला हैं, जो फीमेल्स हैं और कोई बिजनेस करना चाह रही हैं, उनको कम ब्याज दर पे लोन प्रदान किया जाएगा HDFC की तरफ से। इस स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम के तहत HDFC जो उद्यमी महिलाएं हैं उनको कम ब्याज दर पे लोन प्रदान करेगा। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला है? हमारे देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में। क्या है ये वन चिकित्सा केंद्र? देखो बेसिकली वन चिकित्सा केंद्र ये जापानीज़ टेक्निक पे आधारित हीलिंग सेंटर है। और ये जो जंगल हैं वहाँ पे जंगल के बीचों बीच इसे खोला जाएगा। इसमें क्या है कि जो लोग तनावग्रस्त रहते हैं उन लोगों को जंगल ले जाया जाएगा, और जंगल के प्रति उनके अंदर एक अपनत्व, एक लगाव को डेवलप किया जाएगा। और इसी जंगल के प्रति लगाव और अपनत्व को डेवलप करते हुए उन्हें उनके तनाव से बाहर निकाला जाता है। ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी है, और इसी तरीके का चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, और ये हमारे देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टॉय फेयर 2021 के वर्चुअल आयोजन के दौरान सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग ने 75 अनोखे खिलौने दिखाए हैं। सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग कहाँ स्थित है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग स्थित है ये IIT गांधीनगर में। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये? देखो हमारा देश आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के लिए काफ़ी काम कर रहा है। उसी के तहत इस इंडिया टॉय फेयर का आयोजन किया गया,
जिसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उन्होंने लोगों से अपील की, जो टॉय बनाने वाली, जो खिलौना बनाने वाली कंपनियां हैं, कि आप प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करो, और अगर प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है तो ऐसी प्लास्टिक का यूज़ करो जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है। और इसी दौरान सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग ने 75 अनोखे खिलौने दिखाए। देखो, हमारे देश में जो खिलौने आते हैं ये ज़्यादातर चाइना से आते हैं, और अब देश को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपना खुद का उत्पादन करना होगा। उसी के तहत ये इंडिया टॉय फेयर 2021 का वर्चुअल आयोजन किया गया, जिसमें 75 अलग अलग तरीके के खिलौने दिखाए गए सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग के द्वारा। सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग ये आईआईटी गांधीनगर में स्थित है, और अगर बात करें तो ये आईआईटी गुजरात में है। ऑप्शन ए यहाँ पे शुरुआत है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी गांधीनगर गुजरात में स्थित है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री स्थानिक योजना के लिए कौन से स्थल चुने गए हैं जो अगले 5 वर्षों में भारत और नॉर्वे द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। देखो, भारत और नॉर्वे के द्वारा लक्षद्वीप और पुदुचेरी इन दोनों को विकसित किया जाएगा। नॉर्वे ये पायलट प्रोजेक्ट है, यानी अभी नॉर्वे और भारत मिलकर इन दोनों को विकसित करेंगे। विकसित करने में क्या है, समुद्री उद्योग और मत्स्य पालन, समुद्री पर्यटन का विकास, ये सारी चीज़ें समुद्र के किनारे की जाएंगी। फिर अगर ये सक्सेस रहती हैं तो आगे आने वाले फिर मतलब कि जब ये दोनों विकसित हो जाएगा पायलट प्रोजेक्ट, और गवर्नमेंट को लगेगा कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहा या सक्सेस रहा, तो इसे और भी समुद्री तटों पर फिर उस पर भी निरूपित किया जाएगा। तो नॉर्वे मदद कर रहा है भारत की पुदुचेरी और लक्षद्वीप दोनों के समुद्रिक स्थानिक योजनाओं के तहत इनको विकसित करने में। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पुदुचेरी भी सही है, लक्षद्वीप भी सही है, तो फिर बी एंड सी बोथ इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने एक रिपोर्ट को जारी किया जिसमें कोविड-19 प्रभावित निम्न और निम्न मध्यम आय देशों में शिक्षा के प्रति बजट आवंटन में 65% की कमी को उजागर किया है। देखो, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने बताया कि जो निम्न आय के देश हैं और निम्न मध्यम आय के देश हैं, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से उन्होंने अपना जो शिक्षा बजट है उसमें लगभग 65% की कमी कर दी है। और विश्व बैंक, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। है क्या कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से हर देश की इकोनॉमी डाउनफॉल हुई है, तो जो निम्न आय वाले देश हैं और निम्न मध्यम आय वाले देश हैं उनकी इकोनॉमी पे काफ़ी खासा फ़र्क पड़ा है। तो देखो, और ज़्यादा वो हर बजट में कटौती कर रहे हैं, तो लेकिन शिक्षा के बजट में उन्होंने सबसे ज़्यादा कटौती कर दी है। तो ये एक चिंता का विषय है विश्व बैंक के अनुसार, और ये एक चिंता का विषय है भी कि अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो फिर लोग आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। तो 65% शिक्षा के बजट में कटौती की गई है। निम्न आय वाले देश और निम्न मध्यम आय वाले देशों के जो बजट प्रस्तुत किए गए हैं कोविड-19 की वजह से ऐसा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन के ब्लॉकचेन आधारित भुगतान नेटवर्क लिंक में शामिल होने वाला भारत का पहला देश कौन सा बना? भारत का पहला देश बना है भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो जेपी मॉर्गन है, जेपी मॉर्गन ये अमेरिका मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट ब्रांड है, और ये ब्लॉकचेन आधारित भुगतान के लिए एक लिंक जारी किया है इसने। और हमारे देश का भारतीय स्टेट बैंक, हमारे देश का जो सबसे बड़ा बैंक है, वो इसमें शामिल होने वाला पहला बैंक बन गया है। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं उसे और भी सुरक्षित और भी सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने जेपी मॉर्गन के ब्लॉकचेन आधारित भुगतान नेटवर्क में शामिल होने का फैसला लिया है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इस ऐप का नाम है सुगम्य भारत ऐप। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं थावरचंद्र गहलोत। थावरचंद्र गहलोत जी ने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिससे जो भी ज़रूरतें विकलांगजनों की है, दिव्यांगजनों की है, उन्हें इस ऐप के माध्यम से पूरा किया जाएगा। जैसे उनके सर्टिफिकेट का डिजिटल फॉर्म लॉन्च करना और जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा आ रही हैं दिव्यांगजनों के लिए, उन सभी से संबंधित ये ऐप होगा। इसका नाम है सुगम्य भारत ऐप। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।